Good evening, students. Class 12th, Political Science, Chapter number 4, India's Foreign Policy. Here is the 7th video of this chapter. First, we will discuss about the changes made by CBSE in this chapter or the additional topics added by CBSE this year only. और उसके बाद हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो यूएसए के साथ कैसे हैं. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. बेटा जो चैप्टर है जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, चैप्टर का जो नाम है उसको बदला गया है. जैसे कि पहले चैप्टर का नाम इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस रहा, चैप्टर का नाम बदल के इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी कर दिया गया. चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें ऐड ऑन की गई थी, जिसके अंदर हमने इंडिया के जो चेंजिंग रिलेशंस हैं विद यूएसए, विद रशिया, विद इज़राइल एज वेल, और चाइना के रिलेशंस को और ज़्यादा इलेबरेट करके पढ़ाने के लिए कहा गया था. दैट वी हैव स्टार्टेड इन द प्रीवियस वीडियोस. और जो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको ऑलरेडी एडिड थी, जिसको और ज़्यादा इलेबरेट किया गया है. हम बेसिकली जो टॉपिक्स हैं हमारे वो ये थे कि हमें यूएस, रशिया और इज़राइल के साथ जो इंडिया के रिलेशंस हैं हमें उसको पढ़ना था. और कुछ टॉपिक्स हमें डिटेल में पढ़ने थे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार के साथ, जिसको सिलेबस से डिलीट कर दिया गया जब 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया. हम लोग इस वीडियो में पहले बेटा हम लोग बात कर चुके हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो नेशंस रहे, या हम पर्टिकुलरली चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को देख चुके हैं. अब हम लोग इस वीडियो के अंदर इंडियाज़ फॉरेन रिलेशंस विद यूएसए के बारे में हम लोग बात करेंगे. India's foreign relations with the USA और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अगर हम इस टॉपिक को इंट्रोडक्शन देखते हैं तो बेटा देखो, अगर आप वैसे जो आपकी जो बुक है, फर्स्ट बुक जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली, उसका जो थर्ड चैप्टर है, वैसे वो चैप्टर डिलीटेड है हमारे सिलेबस से, बट कई सारे फैक्ट्स जो हैं हमने इंडिया और रिलेशन विद यूएसए हमने वहाँ से ऐड ऑन किए हैं, क्योंकि वहीं से हमारे पास डिटेल में टॉपिक आता है. तो हमने कुछ चीज़ें वहाँ से ली और कुछ हमने न्यूली जो अपडेट्स हैं, फैक्ट्स हैं, हमने उसको ऐड करने की कोशिश की है. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, या कोल्ड वॉर का जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड था, तो इंडिया फाउंड इटसेल्फ, या इंडिया ने अपने आप को एक अपोजिट साइड पर रखा. कहाँ, किसके साथ? यूएसए के साथ. क्योंकि यूएसए का जो काम करने का तरीका रहा वो पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट रहा, और हम कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कैपिटलिस्ट तरीके के साथ नेशन को रन नहीं कर सकते थे. या ये कहा जा सकता है कि उस टाइम पीरियड पर सिचुएशंस वैसी नहीं थी कि हम कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फेवर करें या फिर फॉलो किया जाए. India cultivated strategic and military relations with the Soviet Union to counter the Pakistan and United States relations. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1971 की वॉर के टाइम पीरियड पर हमने पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, या जो सोवियत यूनियन का जो एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रहा है, सोशल वेलफेयरिस्टिक वर्क रहा काम करने का, उसको बहुत ज़्यादा फेवर किया गया, इंडिया के थ्रू अप्रिशिएट किया गया. तो हम इस वजह से, या कॉमन आइडियोलॉजीज हमारी रही, इस वजह से हम उसे एज अ सपोर्टर की तरह देखते हैं. एंड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991, इंडिया सडनली फाउंडेड हिमसेल्फ, या वो अपने आप को ये देख रहा है कि भैया अब हमें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में एक कहीं ना कहीं यूएसए के साथ रिलेशंस को इंक्रीज करने की कोशिश करनी पड़ेगी. तो एक ये मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले. हाउएवर दीज वर आल्सो द ईयर when India decided to liberalize its economy and integrate it with the global इकोनॉमी. तो 1991 ही एक वो टाइम पीरियड रहा जब इंडिया ने अपनी मार्केट को लिबरलाइज किया और एलपीजी की पॉलिसी को फॉलो करना स्टार्ट किया. और इंडिया बिकेम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ, बट इसके साथ साथ हमें ये भी देखना था कि 1961 के टाइम पीरियड पर जो इंडिया है वो नाम की पॉलिसी को फॉलो कर रहा था, और कहीं ना कहीं उसने एक पावर प्ले करने की कोशिश की, या फिर एक स्मार्ट मूव दिखाने की कोशिश की, जहां पर वो यूएसए के साथ और यूएसएसआर दोनों के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट देना चाह रहा है, क्योंकि वो दोनों में से किसी को भी अवॉइड नहीं कर सकता. बट नाम की अम्ब्रेला के अंडर, या नाम की पॉलिसी के अंडर उसने सभी जो ग्रुप्स हैं उनके साथ काम करने की कोशिश की, यानी कि नाम के
टर्म्स एंड कंडीशंस या प्रिंसिपल्स के साथ रहकर ना तो यूएसए के साथ दुश्मनी दिखाई, ना ही सोवियत यूनियन के साथ दुश्मनी दिखाई, और दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस को बनाने की कोशिश की। इसके अलावा दिस पॉलिसी एंड द इंडियाज इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ rates in the recent years have made the country and the attractive economy partner for the members for the number of countries including the US। बेटा जिस तरीके से 1947 में जिस टर्म्स एंड कंडीशंस में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, या जीडीपी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में रहा, हमारे पास पॉलिटिकल इम्बैलेंस या स्टेबिलिटी नहीं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी, बट स्टिल हम एक डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सक्सेसफुली सेटअप किया, हमने हमारे इकोनॉमी को ग्रो किया, और जो प्रेजेंट टाइम पीरियड पर हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की तरह दुनिया के अंदर आते हैं। और अमेरिका शायद हमारी लोकेशन, हमारी लार्ज मार्केट या लार्ज पॉपुलेशन को सेंटर में रखते हुए इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए एक वो भी स्टेप ले रहा है, और हम लोग हमारी मार्केट को इकोनॉमिकली और ज़्यादा फास्टन या ग्रो करने के लिए यूएसए की हेल्प लेने के लिए तैयार है। इसके बाद बेटा अगर हम लोग आगे बात करें तो ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है ये थर्ड चैप्टर से लिया गया है, जो कि ऑल्दो आपके सिलेबस में है नहीं, बट हम लोग वहाँ से फैक्ट्स बोरो कर रहे हैं ताकि हम लोग इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस हैं या जो चेंजिंग रिलेशंस हैं, या फिर ये देखा जाए कि किस तरीके से जो इंडियंस हैं वो यूएसए के अंदर अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। It is important that we do not lose sight of the fact that the two new factors have emerged in the Indo-US relations in the recent years। बहुत सारे न्यू चीज़ें हमारे सामने आ रही है। These are the factors that technological dimension, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है इंडिया का भी और यूएसए का भी, एंड द रोल ऑफ द इंडियन अमेरिकन डेसिपोरा, या जो इंडियन अमेरिकन जो एक पूरा का पूरा एक फ्रेज है अलग अलग एस्पेक्ट्स में, हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंडीड दीज टू फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड, और जो दोनों ही फैक्टर्स है, चाहे हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखें या अलग अलग एस्पेक्ट्स में इंडिया और अमेरिका का रिलेशंस देखें, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, और इन्हीं सब चीज़ों को इंटर रिलेट करते हुए हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो लंबे समय से बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। जब हम ये देखते हैं कि जो इंडिया के या यूएसए के अंदर 65% जो इंडियंस हैं वो सॉफ्टवेयर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, और जो बोइंग का जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन से, या फिर वहाँ का जो स्टाफ मेंबर है वो 35% इंडियन है, या सिलिकॉन वैली के अंदर जो कंपनीज हैं उसके अंदर 3 लाख तक इंडियंस जो हैं काम कर रहे हैं, और 15% जो हाईटेक स्टाफ है पूरा अमेरिका का वो कहीं ना कहीं इंडियन अमेरिकन हैं। तो विच मीन्स टू से कि अमेरिका के अंदर कई सारे नेशंस के लोग काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा परसेंटेज इंडियंस की देखने को मिलती है, विच प्रूव्स दैट कि इंडिया और यूएसए के रिलेशंस जो हैं वो सुधार के तरफ बढ़े हैं 1991 के बाद से भी। इसके बाद और उससे पहले भी हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा पुअर नहीं रहे, बट हम लोग ने कहीं ना कहीं एक लिमिटेड वे में अपने रिलेशंस को बनाने की कोशिश की। प्रॉब्लम ये है, अगर हम लोग बात करें स्ट्रैटेजीज़ की जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंडो और यूएस रिलेशंस के लिए, तो हम लोग बेसिकली बेटा यहाँ पर 3 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में देखते हैं। पहली स्ट्रैटेजी जो ये कहती है कि हमें पूरी तरीके से यूएसए को फेवर करती हुई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। दूसरी जो स्ट्रैटेजी है वो हमें ये कहती है कि हमें पूरी तरीके से अलूफनेस दिखानी चाहिए या फिर कट कर रहना चाहिए, हमें यूएसए के साथ बिल्कुल भी रिलेशंस को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो स्ट्रैटेजी है वो हमें ये कहता है कि भैया हमें यूएसए को तो छोड़ो, हमें अपने आप को इतना ज़्यादा ग्रो करना है, या अपनी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का हमें कुछ इस तरीके से ग्रुप्स बनाने हैं जो कि हमें ये प्रूव करने की कोशिश करे कि हम लोग भी यूएसए की जो हेजेमनी है उसको ओवर पावर कर लें। बाय द टाइम धीरे धीरे करके ऐसा हो जाए। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं बेटा जो हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। मैं फर्स्ट स्ट्रैटेजी को अगर डिटेल में पढ़ूँ तो दोज Indian analysts who see international politics largely in terms of military power and fearful of growing closeness between India and USA। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि इंडिया के और जो यूएसए है उसके रिलेशंस को बहुत ज़्यादा सेपरेट रहना चाहिए और उन दोनों को क्लोज रिलेशंस आपस में नहीं बनाने चाहिए। दे वुड प्रेफर दैट इंडिया मेंटेन इट्स अलूफनेस, दूरी बनाए रखें
वॉशिंगटन यानी कि जो डिसीजन मेकिंग सेंटर है पूरा का पूरा यूएसए का, उससे डिस्टेंस बनाया जाए। एंड इंडिया मस्ट फोकस ओवर दी लाइक जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, जो हमारा जो राष्ट्र हित जिसको आप कहते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल पावर है, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसे अमेरिका से पूरी तरीके से अलग रहकर काम करना चाहिए। दूसरे जो एनालिस्ट ग्रुप हैं बेटा, वो ये कहते हैं कि इंडिया को कहीं ना कहीं एक कन्वर्जेंस रोल प्ले करना चाहिए, कि उसे यूएसए से भी फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है। अदर एनालिस्ट सी दैट द ग्रोइंग कन्विग्रेंस ऑफ द इंटरेस्ट बिटवीन द यूएस एंड द इंडिया इज़ अ लाइक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, यानी कि हम दोनों के जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम लोग एक हो सकते हैं या एक होकर बात कर सकते हैं, हमें उसकी तरफ फोकस करके काम करना चाहिए। They advocated the strategy that would allow India to take advantage of the USA। हमें यूएसए का फ़ायदा उठाना चाहिए, उसकी हेजमनी का फ़ायदा उठाना चाहिए, दोनों के बीच में म्यूचुअल जो एक रिलेशंस है उसको स्टैब्लिश करना चाहिए, ताकि बेस्ट पॉसिबल वे में हम लोग अमेरिका के डेवलपमेंट का फ़ायदा उठा सके। एंड अपोजिंग दी यूएसए दे आर्ग्यू इज़ अ लाइक फ्यूटाइल, या एक स्ट्रैटेजिकल रिलेशंस बनाने चाहिए जो कि इंडिया को लॉन्ग रन के अंदर हमें हेल्प करे या फिर फेवर करे। तीसरा जो ग्रुप है, जो तीसरा जो एनालिटिकल व्यू हमारे सामने आता है, वो ये कहते हैं दैट इंडिया शुड टेक अवे द लीड, यानी कि इंडिया को खुद एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। किसके लिए? कि वो एक कोलिजन या फिर एक ग्रुप बनाना स्टार्ट करे, किसका? डेवलपिंग कंट्रीज़ का। और ओवर द टाइम, और एक लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद, दिस जो कोलिजन है वो पावरफुल हो जाएगा। एंड वो जो पावर है, हो सकता है जो अमेरिका की हेजेमनी है उससे भी आगे निकल जाए। तो यानी कि हमें उसके डोमिनेशन को फेस या नहीं करना पड़ेगा, और जो अमेरिका की जो हेजेमनी है वो धीरे धीरे करके खुद ही खत्म हो जाएगी। तो ये तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हमारे सामने आते हैं। और अगर बेटा हम लोग आउटकम्स की बात करें, या एंड में अगर हम इस पूरे रिजल्ट को देखने की कोशिश करें, तो इंडिया और जो यूएसए है या जो उसके रिलेशंस हैं आर परहैप्स टू कॉम्प्लेक्स टू बी मैनेज्ड बाय अ सिंगल स्ट्रैटेजी, यानी कि हम इन तीनों में से किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और उसके हिसाब से हम ये मान लें कि हाँ इस तरीके से काम किया जा सकता है, तो वो कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि हमें मिक्स्ड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है रिलेशंस को देखने के लिए। And India needs to develop an appropriate mix of फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजीज टू डील विद द यूएसए, यानी कि इंडिया को एक मिक्स स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि वो अलग अलग एक्सपेक्ट में यूज़ कर सके और अलग अलग तरीके से यूएसए से फ़ायदा उठा सके। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर नेसेसिएटेड एज वेल द फैसिलिटेटेड एंड इन्फ्लूजन ऑफ द स्ट्रैटेजिक कंटेंट टू द इंडो यूएस रिलेशंस, यानी कि हमें कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद हमें कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशनल वे के अंदर हमें सोचना पड़ा, और या फिर मल्टी डायमेंशनल होकर हमें इंडिया और यूएसए को रिलेशंस को देखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी है या जो हमारा तरीका है काम करने का, उसके अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी इशू के ऊपर हमें सेंट्रलाइज होकर भी सोचना पड़ता है, कहीं पर हमें अलूफनेस या अलग होकर भी सोचना पड़ता है। क्योंकि जब बात आती है, जैसे कि जब यूएसए कहता है कि भैया एनपीटी पर साइन कर दो, सीटीबीटी पर साइन कर दो, तो इंडिया मना कर देता है, या जब इंडिया को मिलिट्रिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया साथ देता है। तो ये डिपेंड करता है कि रीज़न क्या है, स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे रिलेशंस बनाए जा रहे हैं। एंड यूएसए कन्वर्ज ऑन द नंबर ऑफ इशूज़, दीज इश्यूज, यानी कि कई इश्यूज पर हम दोनों बहुत मिलकर काम करते हैं, जैसे कि आपका हम बात करते हैं जैसे कि आपका टेररिज्म है, या फिर आपका जो इंटर अलाय सिस्टम है जहाँ पर अलग अलग नेशंस के साथ मिलकर हमें डील करना है। कंटेनमेंट ऑफ द टेररिज्म है, टेररिज्म को पूरी तरीके से हटाना है। प्रमोशन ऑफ द डेमोक्रेसी के लिए दोनों ही नेशंस काम करते हैं। ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए दोनों नेशंस बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एक प्रोलिफिकेशन का हम लोग काम कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कई चीज़ों को हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हम किसी का नेशन का डोमिनेंस हो या फिर कोई और मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर उठ जाए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है इन द इंडियन ओशन, क्योंकि दोनों के लिए ही ट्रैवल और ट्रेड में ये फ़ायदा उठाएगा। एशियन बेस है, या फिर जो
साउथ चाइना सी है, या फिर हम लोग जब इंडियन ओशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा नेवल फोर्सेस को फ्री मूवमेंट के लिए अलाउ करने की बात करते हैं। फिर अमेरिका उसके लिए बात करता है, जिसके लिए कुछ पॉइंट्स में इंडिया जो है अमेरिका को फेवर करता है। इसके साथ बेटा हम लोग इंडिया और जो यूएसए के जो रिलेशन है बहुत ब्रीफ में हम उसे ख़त्म कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे आपके इंडिया और रशिया के रिलेशंस के रिगार्डिंग।